नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। टीडी न्यूज आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की करते हैं शुरुआत और सबसे पहले बात करते हैं देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की। तो चलिए चुनावी राज्यों पे जो खबरें हैं उस पर नजर डालेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। चुनावी राज्यों में दिग्गजों ने तेज किया प्रचार अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 3 बजे छत्तीसगढ़ के कांकेर में करेंगे रैली, तो वहीं तेलंगाना में राहुल गांधी ने केसीआर सरकार पर बोला हमला। आज ईडी दफ्तर नहीं जाएंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। ईडी को भेजे लिखित जवाब में 5 राज्यों के चुनाव के कारण व्यस्त होने की कही बात। वहीं दिल्ली सरकार के एक और मंत्री राजकुमार आनंद पर हवाला से जुड़े केस में ईडी के छापे। लोकसभा की आचार समिति की बैठक शुरू। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा से होंगे सवाल जवाब। रिश्वत लेकर संसद में सवाल पूछने का है आरोप। धुएं और धूल के गुबार में लिपटी दिल्ली। खतरनाक स्तर पर पहुंचा वायु प्रदूषण। एनसीआर समेत उत्तर प्रदेश के कई शहरों में भी प्रदूषित हुई हवा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा रुकना चाहिए इजराइल हमास संघर्ष ताकि बंधकों को छुड़ाने का मिले समय। वहीं आज लगभग 500 लोगों को रफा क्रॉसिंग के जरिए गजा से बाहर जाने की दी जाएगी इजाजत। और क्रिकेट वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने के इरादे से आज उतरेगी टीम इंडिया। वानखेड़े स्टेडियम में श्रीलंका से होगा सामना। तेंदुलकर के एक और बड़ा रिकॉर्ड को तोड़ने पर होगी विराट कोहली की नजरें। तो चलिए अब बात करते हैं खबरों की और सबसे पहले बात करेंगे देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की, यानी कि जनादेश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। चुनाव की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री पहली बार यहां आ रहे हैं और कांकेर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके लिए पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। वहीं छत्तीसगढ़ में रमन सिंह के नेतृत्व में 15 साल तक सत्ता में रहने के बाद भारतीय जनता पार्टी 2018 के चुनाव हार गई थी। अब प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही है। कुल 90 विधानसभा सीटों वाले छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होना है, जिसके बाद में वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन वापसी का आज आखिरी अंतिम दिन है। 31 अक्टूबर तक पर्चा दाखिल करने के बाद 1066 उम्मीदवारों के नामांकन मान्य पाए गए। दूसरे चरण के चुनाव में 70 सीटों पर 17 नवंबर को मतदान होगा, तो वहीं 7 नवंबर को राज्य में पहले चरण का मतदान होगा। ये तो बात रही छत्तीसगढ़ की। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के ही पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश की, जहां चुनाव के लिए कांग्रेस नेता कमलनाथ आज कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। राज्य में आज नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन है और राज्य की सभी 230 सीटों के लिए नामांकन पत्रों की जांच के बाद 4,439 में से 2,916 नामांकन पत्र वैध पाए गए हैं। राज्य में 17 नवंबर को मतदान होगा, जिसके बाद में 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। वहीं तेलंगाना में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार जोरों शोरों से जारी है, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तेलंगाना में चुनावी प्रचार किया। राहुल गांधी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि उनके परिवार ने 1 लाख करोड़ रुपए चोरी करने के लिए कालेश्वरम परियोजना को एटीएम के तौर पर इस्तेमाल किया है।
वहीं दिल्ली शराब नीति घोटाले में पूछताछ के लिए आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने बुलाया था, लेकिन केजरीवाल ने ईडी को लिखित जवाब भेजा और पूछा कि किस हैसियत से उन्हें समन भेजा गया है। आम आदमी पार्टी के संयोजक या फिर मुख्यमंत्री के नाते केजरीवाल ने यह भी लिखा है कि नोटिस गैरकानूनी और राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने जवाब दिया कि वो चुनावी राजनीतिक प्रचार के कारण व्यस्त हैं और इसी बीच कहा यह भी जा रहा है कि वो मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए निकल गए हैं, यानी आज वो ईडी के समक्ष पेश नहीं होंगे। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल पर भारतीय जनता पार्टी अब और ज्यादा हमलावर होती नजर आ रही है। केजरीवाल के जरिए ईडी पर लगाए गए आरोपों पर कपिल मिश्रा ने कहा कि केजरीवाल जांच से भाग रहे हैं। वहीं हरीश खुराना ने भी कहा कि केजरीवाल को ईडी को जवाब देना ही होगा। आपके उप मुख्यमंत्री के खिलाफ 338 करोड़ की रिश्वत का सबूत है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। क्या इसके बाद आपको पूछताछ के लिए नहीं बुलाया जाएगा? और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल पूछताछ से भाग रहे हैं, उससे ये स्पष्ट है कि वो डरे हुए हैं, उनके मन में चोर है और वो जांच से बचना चाहते हैं। अगर अरविंद केजरीवाल ईमानदार होते तो आज ईडी के दफ्तर में बैठकर ईडी के एक एक सवाल का जवाब दे रहे होते, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं है, वो भाग रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि दुर्योधन के सारे भाई जा चुके हैं, अब केवल आखिरी दुर्योधन बचा है। आज तो ईडी ने अपने कुछ सवालों के जवाब देने के लिए अरविंद केजरीवाल को बुलाया है। उसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा हम सबको नहीं मालूम, लेकिन जो भी होगा कानून के तहत हो रहा है। लेकिन ये जो बौखलाहट है कि जेल से सरकार चलेगी, वो आपका अपना निर्णय होगा। जेल से सरकार चलेगी, आपका मॉरल नैतिकता कहाँ जाएगी वो तो तब देखेंगे। 338 करोड़ रुपया का जो मनी ट्रेल है उसके बारे में आपको जवाब देना है। सी अरविंद ने जो अपना स्टेटमेंट दिया था उसमें आपको जवाब देना है। आपको विजय नायर के आपके रिश्ते जो आपके माई बॉय वाला है उसके जवाब देने। इन सब सवालों के जवाब अरविंद केजरीवाल को देने होंगे। एक तरफ तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी के समन के बाद चर्चा में है, तो वहीं दूसरी ओर से ईडी ने दिल्ली सरकार के एक और मंत्री पर छापा मारा है। इनका नाम है राजकुमार आनंद, जिनके सिविल लाइंस स्थित आधिकारिक आवास समेत कुल 9 जगहों पर सुबह से ही छानबीन चल रही है। जानकारी के अनुसार ये कार्रवाई कस्टम और हवाला से जुड़े मामले में हो रही है। राजकुमार आनंद दिल्ली सरकार में समाज कल्याण मंत्री हैं। पहली बार 2020 में पटेल नगर सीट से विधायक बने थे। उनकी पत्नी बीना आनंद यहां से पहले विधायक भी रह चुकी हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री रह चुके राजेंद्र पाल गौतम की जगह राजकुमार आनंद को कैबिनेट में शामिल किया गया था। वहीं बीजेपी नेता हरीश खुराना ने दिल्ली सरकार में मंत्री राजकुमार आनंद के आवास पर हो रही छापेमारी पर कहा कि अरविंद केजरीवाल की पूरी कैबिनेट भ्रष्टाचार में व्यस्त है। आम आदमी पार्टी के मंत्री राजकुमार आनंद के यहाँ पे रेड डालकर कुछ चीजें की छानबीन करी है। हम तो शुरू से कहते आ रहे हैं कि ना सिर्फ अरविंद केजरीवाल बल्कि इनकी पूरी कैबिनेट कहीं ना कहीं कुछ कर्म कांडों में, घोटालों में बिजी है और स्लिप पाई जाती है। ईडी ने अपनी कार्रवाई करी है, कानून के तहत कार्रवाई हो रही है। जो खबर लगी है कि हवाला का मैटर है, कस्टम का मैटर है, तमाम दस्तावेज कहीं ना कहीं सीज किए गए थे, उसके तहत आज ईडी ने उनके यहाँ रेड करी है। कानून अपना काम कर रहा है। और वहीं संसद में सवाल पूछने के लिए रिश्वत लेने के मामले में तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा की आज लोकसभा की आचार समिति के सामने पेशी है। बैठक शुरू हो चुकी है। समिति के अध्यक्ष विनोद सोनकर सहित समिति के बाकी सदस्य इस बैठक में मौजूद हैं। वहीं सांसद महुआ मोइत्रा पर गिफ्ट और पैसे के बदले संसद में सवाल पूछने का आरोप है। एक इंटरव्यू में महुआ ने यह भी माना था कि उन्होंने अपने मित्र और बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी को संसद का अपना लॉगिन और पासवर्ड दिया था। हालांकि उन्होंने इस बात से भी इनकार किया कि इसके लिए उन्होंने कैश या महंगे तोहफे लिए थे। सीबीआई को दी गई अपनी शिकायत में सुप्रीम कोर्ट के वकील जय अनंत ने महुआ मोइत्रा पर संसद में पैसे लेकर सवाल पूछने का आरोप लगाया था और इसी शिकायत के आधार पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि दर्शन हीरानंदानी से कैश और महंगे तोहफे लेकर महुआ संसद में सवाल पूछती हैं। उन्होंने लोकसभा स्पीकर से महुआ को निलंबित करने की भी मांग की है। इससे पहले लोकसभा की आचार समिति जय अनंत और निशिकांत के बयान दर्ज कर चुकी है। वहीं लोकसभा की आचार समिति में आज की कार्रवाई से पहले वकील जय अनंत ने कहा कि ये बेहद गंभीर मामला है और सच्चाई
सामने आने वाली है। कमेटी का राइट है डिसाइड करना कि क्या होना चाहिए, क्या होना नहीं चाहिए। ना मैं, ना आप, ना कोई तीसरा व्यक्ति बता सकता है कि कैसे होना चाहिए कमेटी का काम। वो तो सिर्फ कमेटी तय करेगी, तो उसमें मेरी तो कोई टिप्पणी नहीं है उस पर। खुश और ना खुश होने का कोई सवाल नहीं है। ये मामला बहुत गंभीर है, सीरियस इशू है, और मैं केवल यही, मेरी विनती यही है कि सच बाहर निकलना चाहिए। इसके बियॉन्ड मैं ना कुछ चाहता हूँ, ना मेरी कोई एक्सपेक्टेशन है। आज दिल्ली में भारतीय संसद में महिलाओं की भूमिका विषय पर प्लेटिनम जुबली समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि भारत ने सफलतापूर्वक G20 सम्मेलन का आयोजन किया और अफ्रीकन संघ को G20 का सदस्य बनाया। Contribution this man of destiny, Shri Narendra Modi, has made for Bharat. Look back last 3 months only. Don't go behind. We had such a successful organization of G20. Where did we have it? In Bharat Mandapam, one of the 10 topmost convention centers of the world. What did we negotiate? Delhi Declaration. What did it indicate? We got African Union as a member of G20, a global impact. और खबरों का सिलसिला डीडी न्यूज पर यूं ही लगातार जारी है। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब राजधानी दिल्ली की, जहां प्रदूषण का जो स्तर है वो लगातार खराब हो रहा है। आज सुबह दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक 343 दर्ज किया गया, जो बेहद ही खराब श्रेणी में है। प्रदूषण का स्तर इतना खराब हो चुका है कि सुबह धुएं की मोटी चादर देखने को मिली, जिससे कहीं ना कहीं लोगों का अब सांस लेना भी काफी मुश्किल हो रहा है। प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए एक्सपर्ट ने मास्क पहनने की भी सलाह दी है। दिल्ली से सटे नोएडा में तो हवा की गुणवत्ता का स्तर 347 दर्ज किया गया। वहीं सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च यानी कि सफर के अनुसार 397 बहुत खराब श्रेणी में है। आने वाले दिनों में हवा का स्तर और भी खराब रहने की संभावना जताई गई है। वहीं पंजाब में भी हवा बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई। लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने ब्रिटेन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा सम्मेलन 2023 से इतर एक साक्षात्कार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जोर देते हुए कहा कि एआई के भविष्य के लिए सभी देशों को एक साथ आने की जरूरत है। I think it's not so much about what India hoped to achieve. I think we've been arguing, and our Prime Minister has repeatedly said that the future of tech ought to be shaped by countries working together. The last decade and a half of innovation and disruption, if you want to call it that, has been really shaped by a few companies from a few countries. And as we look out to the future, as we look at countries like India that have now a very surging, expanding digital economy and with startups and innovation, it's certainly important that the future of tech be shaped by a number of countries coming together and saying, look at AI, let's create this framework for AI that can be harnessed for the good of not just A country or B country, but for all countries and all peoples. So I think our goal in terms of attending this was to lend support to this kind of conversation of many countries coming together and saying, look, we are very interested in lifting our weight in helping shape
what the world should be doing in terms of artificial intelligence. And when it comes to protecting citizens, do you believe that that is more of a national project, or should there be international? Look, we must also accept that the internet, the way the world of tech today exists, there are no borders. And so even if I in India have these great laws and great regulations, the crime or the harm can be perpetrated in another jurisdiction. The victim could be in India or vice versa. And the actual impact of the crime could be in a third jurisdiction. So I think the very nature of the ubiquitousness of the internet, and therefore of tech platforms on the internet, including AI, but not limited to AI, require countries to wake up to the fact that however outstanding the country is in terms of its own laws, that they will not be able to survive or succeed unless the corresponding other economies or the countries mirror their approach towards regulating the internet and regulating AI. With that in mind, what do you make of China's involvement in this summit? Look, I think there's no disputing the fact that China is a major presence in tech, a major presence in AI. They have their ambitions. As long as countries, big or small, come onto the table and accept these basic principles, that at the end of the day, the future of tech is not going to look like any one country dominating it and sort of giving it out as if it was some kind of a favor. Rather, it should be from ground up designed to be an effort where every country, big or small, the global south or the developed nations and their people can enjoy the benefits of these technologies. So this is our philosophy. This is our Prime Minister has said this during the G20, that the world is one family. Our own conduct about DPIs, the digital public infrastructure, is that one that says that innovation should be accessible even to the global south, and it should not be the hegemony, if you want to call it that, of any one nation or two nations. And I'm glad to see China today present here, and I'm hopeful that they will listen to the way the world is thinking and align accordingly. और वहीं हमास और इजराइल संघर्ष के बीच हमास की सैन्य शाखा ने एक वीडियो जारी किया है। हमास की ओर से इजरायली टैंकों को शैलों के माध्यम से निशाना बनाने का दावा किया गया। अल कसम ब्रिगेड ने बयान में कहा कि टैंकों को यासीन 105 गोले से निशाना बनाया गया था। इजरायली टैंक कई दिन से गजा में कार्रवाई कर रहे हैं। इजरायली सेना ने कहा कि उसकी सेना ने लगभग 300 लक्ष्यों पर हमला किया, जिसमें भूमिगत हमास सैन्य परिसर भी शामिल है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बंधकों को छोड़े जाने के लिए इजराइल और हमास के बीच संघर्ष रोकने की मांग की है। मिनेसोटा में एक कार्यक्रम के दौरान एक महिला ने बाइडेन से सवाल जवाब करते हुए उनसे गजा में संघर्ष विराम लगाने की अपील की थी। बाइडेन ने इस पर अपने जवाब में कहा कि मेरा मानना है कि अब इसे रोके जाने की जरूरत है। रोके जाने का मतलब यह है कि बंधकों को छुड़ाने के लिए समय मिले। हालांकि बाद में व्हाइट हाउस ने बाइडेन के बयान पर स्पष्टीकरण भी जारी किया और बयान में कहा गया कि राष्ट्रपति मानवीय सहायता और हमास के कब्जे में बंद 240 बंधकों के बारे में बात कर रहे हैं। वहीं अमेरिकी वायुसेना ने एक परमाणु सक्षम मिसाइल मिनुचमैन 3 को नष्ट कर दिया है। कैलिफोर्निया में वेंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से लॉन्च किए गए इस मिसाइल में कुछ तकनीकी खामियां थीं, जिसकी वजह से ये कदम उठाया गया। तो वहीं इस पर वायुसेना ने कहा कि मामले की जांच के लिए एक प्रक्षेपण विश्लेषण समूह का गठन कर रही है। इस मिसाइल की रेंज 6000 मील से ज्यादा है और ये लगभग 15000 मील प्रति घंटे की गति से हमला कर सकती है। और चलिए अब बात करते हैं खेलों की, जहां विश्व कप में जीत के रथ पर सवार भारतीय टीम का सामना आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में श्रीलंका के साथ होने जा रहा है। अब तक प्रतियोगिता में अजय भारतीय टीम की कोशिश इस मुकाबले को जीतकर सेमीफाइनल में स्थान बनाने की होगी। टीम इंडिया ने अब तक प्रतियोगिता में 6 मैच खेले हैं और सभी में उन्हें जीत भी हासिल हुई है। आईसीसी विश्व कप में जीत के रथ पर सवार भारतीय क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बनने के उद्देश्य से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ उतरेगी।
प्रतियोगिता में अब तक भारतीय टीम ही एकमात्र टीम है जिसने एक भी मुकाबला नहीं गंवाया है। भारतीय टीम टूर्नामेंट में लगातार 6 मैच जीत चुकी है। टीम ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड को हरा चुकी है। टीम इंडिया की बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों इस समय अच्छी लय में दिखाई दे रही है। कप्तान रोहित शर्मा अच्छी फॉर्म में है और सलामी जोड़ी के रूप में शुभमन गिल से उन्हें अच्छा साथ मिल रहा है। विराट कोहली और केएल राहुल ने भी अब तक बल्ले से अच्छा प्रदर्शन किया है। इंग्लैंड के खिलाफ पिछले मुकाबले में सूर्य कुमार यादव ने भी अच्छी बल्लेबाजी की है। उम्मीद की जा रही है कि श्रीलंका के खिलाफ मुकाबले में हार्दिक पांड्या फिट होकर टीम के साथ जुड़ सकते हैं। ऐसे में वो किसी खिलाड़ी की जगह प्लेइंग 11 में वापसी करेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। गेंदबाजी में बुमराह और शमी ने अब तक अपनी धारदार गेंदबाजी से टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई है। श्रीलंका के खिलाफ भी वो अपनी शानदार फॉर्म को बरकरार रखना चाहेंगे। वहीं स्पिनर के रूप में कुलदीप यादव का खेलना तय है। दूसरी तरफ बात अगर श्रीलंका की करें तो 6 मैचों में टीम को 4 में हार मिली है और उनका सेमीफाइनल में पहुंचना बहुत मुश्किल लग रहा है। टीम को पिछले मैच में अफगानिस्तान के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा था। ऐसे में श्रीलंकाई टीम भारत के खिलाफ गलती नहीं करना चाहेगी। टीम को बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में बहुत सुधार की आवश्यकता है। भारत और श्रीलंका की टीम 11 साल बाद एक बार फिर से वानखेड़े स्टेडियम में खेलने उतरेगी। भारत और श्रीलंका का वनडे फॉर्मेट में अब तक कुल 167 मैचों में आमना सामना हुआ है। इस दौरान भारत ने 98 मुकाबलों में जीत दर्ज की है, जबकि श्रीलंका 57 मौकों पर विजयी हुआ है। दोनों टीमों के बीच 11 मैच बिना नतीजे के खत्म हुए और 1 मैच टाई हुआ है। वहीं वनडे विश्व कप में दोनों के बीच अब तक कुल 9 मैच हुए हैं। इसमें से 4 में जीत टीम इंडिया के हाथ लगी है, तो इतने ही मैचों में श्रीलंका ने जीत दर्ज की है। एक मैच का कोई नतीजा नहीं निकल सका है। वानखेड़े स्टेडियम की पिच अपनी समान उछाल और गति के कारण बल्लेबाजों को मदद करती है। ऐसे में हाई स्कोरिंग मुकाबले की उम्मीद दर्शकों द्वारा की जा सकती है। ये वही वानखेड़े स्टेडियम है जहां 11 साल पहले भारत ने श्रीलंका को हराकर दूसरी बार विश्व कप का खिताब जीता था। ऐसे में टीम इंडिया उस याद को जहन में रखते हुए इस बार भी श्रीलंका को हराकर अपने अजय सिलसिले को बरकरार रखना चाहेगी और विश्व कप के सेमीफाइनल में अपनी जगह मजबूत करना चाहेगी। कैमरा पर्सन भीम के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई। और वहीं 37वें राष्ट्रीय खेलों में रोइंग स्पर्धा में सर्विसेज का दबदबा साफ देखने को मिला। सर्विसेज के खिलाड़ियों ने रोइंग में 6 पदक अपने नाम किए। सतनाम सिंह और परमिंदर सिंह हाल ही में संपन्न हुए एशियाई गेम्स में पदक जीत चुके हैं और इस बार राष्ट्रीय खेलों में भी इनका प्रदर्शन काफी शानदार रहा। उनके कोच अभिनव भटनागर ने माना कि राष्ट्रीय खेलों में कंपटीशन काफी कड़ा होता जा रहा है, जिससे भारत को बड़े मंच पर इसका फायदा भी मिल रहा है। तो 37वें राष्ट्रीय खेलों में जिस तरह से मेडल्स की बरसात हो रही है, सर्विसेज भी महाराष्ट्र के पीछे लगी हुई है। रोइंग से मेडल आए, महाराष्ट्र ने गोल्ड जीता। दोनों सेलर हमारे साथ हैं। आप सर्विसेज को रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे देखते हैं यहाँ पर जो आपको रोइंग में कंपटीशन मिला, किस स्टैंडर्ड का था और कितना इंपॉर्टेंट है आपने बैक टू बैक मेडल जीते? सर, एशियन गेम्स के बाद थोड़ा प्रैक्टिस कम हो गई थी, तो मतलब प्रैक्टिस कम होने की वजह से थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा लगा। नहीं तो मतलब आसान रहता है कंपटीशन हमारे लिए नेशनल। और अभी अच्छा रिजल्ट आया है। दो इवेंट थे मेरे, दोनों गोल्ड हैं। सर्विसेज से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैंने। बिल्कुल, आपका भी बैक टू बैक गोल्ड है, एक गोल्ड ले चुके हैं, एक लेने जाएंगे। कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऐसे गेल को भाई काफी रिकॉग्निशन मिलने लगा है। रोइंग मतलब अब मान रहे हैं लोग रोइंग में काफी पोटेंशियल है। सर, रोइंग एक बहुत ही इमर्जिंग स्पोर्ट्स है इंडिया में। जिस हिसाब से इस बार एशियन गेम्स में परफॉर्मेंस रही है और लास्ट ओलंपिक्स में इंडिया की परफॉर्मेंस थी, और नेशनल में भी कंपटीशन बहुत अच्छा बढ़ रहा है पहले के कंपैरिजन में। पहले जैसे सर्विसेज की कोई आसपास भी नहीं होता था। सर्विसेज एक बहुत डोमिनेटिंग फेडरेशन स्टेट टाइप है जो क्लियर कट मेडल लेके जाती थी। अब की बार भी सेम वैसे ही रहा। सर्विसेज 6 इवेंट्स में थी, 6 के 6 में गोल्ड है। इंडियन नेवी में आप ऑलरेडी हैं, कितना सपोर्ट मिलता है नेवी से और किस तरह से आप वहां पर अपने आप को रखते हैं और बड़े कंपटीशन के लिए कैसे तैयारी करते हैं? इंडियन नेवी की सर बहुत अच्छी स्पोर्ट है। मतलब जो भी चीज चाहिए हमें, मतलब जैसे कि बोट के लिए या कुछ भी मतलब चाहिए, वो बहुत जल्दी मतलब इंडियन नेवी हमारे लिए करती है काम। और बहुत तगड़ी जो स्पोर्ट है हमारे को इंडियन नेवी की। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स को कैसे देखते हैं? खेलो इंडिया में लेकर के आए आपके खेल को, वहां रिकॉग्निशन दिया, नेशनल गेम्स में आप खेल रहे हैं, वर्ल्ड टाइम इंटरनेशनल एरेना पे परफॉर्म करें, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर जो गवर्नमेंट दे रही है वाकई में अभी हमारे लिए बहुत अच्छा है।
हाँ सर, पहले बीच में जैसे कि नेशनल गेम्स हुआ नहीं 3-4 साल, तो अभी 2 बार किया तो बहुत मतलब अच्छा। हाँ, नेशनल में जैसे कि देखा जाए बीच में मेरा बिल्कुल ही मतलब परफॉर्मेंस डाउन चली गई थी, और ये नेशनल गेम्स हुआ, उसके मेडल से मेरा एशियन गेम्स में सिलेक्ट हुआ। मैं एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल लेके आया। आपकी सर्विसेज की टीम डोमिनेट करके आई, यहाँ पर 6 के 6 मेडल जीते। रोइंग जो स्पोर्ट्स है वो उसको कैसे देखते हैं, क्योंकि एक अलग पोटेंशियल चाहिए और आम दुनिया से हट करके खेला जाता है ये खेल। जी, ये बहुत जरूरी है कि सबसे पहले जो प्लेयर है उसके जो पैरामीटर्स हैं वो देखे जाएं। जैसे कि आप देख रहे होंगे सब हाइट में डोमिनेट करते हैं, इट्स इंडोरेंस गेम, स्ट्रेंथ भी चाहिए, तो वो सब पहले देखते हैं। और उसके बाद फिर मेन जो है वो विल पावर, जिस प्लेयर के अंदर विल पावर है उसको हम गाइड करते हैं, कोशिश करते हैं कि आगे लेके जाएं, वो अच्छा करे। अभी हमारा नेक्स्ट जो टारगेट है वो बड़े पोडियम पे जाकर के फिनिश करना है, नीरज जैसे लेकर के आना इस खेल को भी। डेफिनेटली अब एशियन गेम्स मेडलिस्ट के साथ अब आप उनका नेक्स्ट टारगेट ओलंपिक्स ही हो सकता है। हम कोशिश करेंगे कि हमारे नेवी के दोनों सेलर्स जो हैं, ये नेवी का प्राउड, ये ओलंपिक्स क्वालिफाई करे और वहां पर हमारा तिरंगा लहराए। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो कोच भी मानते हैं, सेलर्स भी मानते हैं और चैंपियंस भी मानते हैं कि कितना फायदा हो रहा है और नेशनल गेम्स क्यों इम्पोर्टेंट है हर एथलीट के जीवन में। कैमरा सुमित के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज गोवा। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज।